आज हम टू अम्ल और क्षारक के विलयन कितने ही प्रबल होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने H+ तथा OH- आयनों की विलयनों की सांद्रता कम होना और तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल और क्षारक कितना प्रबल है? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन की मात्रा को जांच किया जाता है कि किसमें कितनी मात्रा में हाइड्रोजन है। इस पीएच में पी सूचक है पुरांस, जो एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है शक्ति। इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 अधिक अम्लता के 14 अधिक क्षारीय तथा तब पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता तथा क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच मान 7 होगा, मतलब जिसका पीएच मान 7 हुआ तो वो उदासीन होगा, ना ही क्षारीय ना ही अम्लीय। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है, मतलब जिसमें पीएच मान 7 से कम है, तो वह अम्लीय विलयन होगा। यदि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता जाता है, वह विलयन में OH- की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ रही है। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यह है इसका पेपर, जिसमें दिखाया गया है सांद्रता परिवर्तन के साथ पीएच की विभिन्नता। H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि हुई है इधर से। ये लार, खाना खाने के बाद लार, नींबू का रस, रंग वरित कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच को पीएच पत्र पर दिखाया गया है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। हमारा खून का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात हमारा खून थोड़ा सा क्षारीय होता है। नींबू का रस अम्लीय होता है, इसलिए 2.2 और नींबू का रस नींबू का खट्टा होता है, अम्लीय होता है, इसलिए इसका पीएच मान 2.2 है। जठर रस लगभग 1.2 है इसका पीएच मान। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10 है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का पीएच मान 14 है। सबसे अधिक इसका है पीएच मान 14 है हाइड्रोक्साइड का। अम्ल और क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात एसिटिक अम्ल जैसे एक मोलन विलयन लेते हैं, तो यह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगी। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्लभ अम्ल कहलाते हैं। जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल
अम्ल कहलाते हैं। क्या आप यह बता सकते हैं कि दुर्लभ एवं प्रबल क्षार क्या होता है? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, कि हमारे जो दिन भर में जो यूज़ करते हैं उसमें पीएच का क्या महत्व है? क्या पौधे पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। हमारा जो बॉडी है उसमें पीएच मान 7 से लेके उदासीन से लेके 7.8 तक पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब जब 5.6 से कम हो जाता है, मतलब उसमें 5.6 से, तो इसमें अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवाणुओं का जीविता कठिन हो जाती है। दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ, शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल की मोटी सफ़ेद पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? नहीं। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान क्या है? अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्पष्ट विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए। क्रियाकलाप इतने में दर्शाया गया है, कितना आना चाहिए? हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान कितना होता है? तो हमारे पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। उपज की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा कि एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जैसे दुर्लभ क्षारक का उपयोग किया जाता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मुंह के पीएच का मान 5.5 होते हैं। हमारे दांतों में थोड़ा अम्लीय होता है, खट्टापन होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 5.5 होता है। जो 7 से कम है ये अम्लीय है। कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, मतलब उसे 5.5 से कम हो जाता है पीएच मान, तो हमारा दांत सड़ने गलने लग जाता है। कितना? 5.5 से कम होता है तो हमारा दांत का क्षय मतलब नुकसान होने लग जाता है। दांतों का इनेमल, दंत बल्ब, कैल्शियम डाइड्रोक्सीपेटाइट कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। मतलब किससे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट का बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा खाद्य पदार्थों की निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करता है। भोजन के दांत मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी के दंत एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। दंड मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्लभ क्षारक के उपयोग से आराम की मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनाइक
अम्ल छोड़ जाते हैं। मधुमक्खी जो बिरनी होते ही ये हमारे बॉडी में जब डंक मारती है तो मेथेनाइक अम्ल छोड़ते हैं। कौन सा अम्ल? मेथेनाइक अम्ल छोड़ते हैं, जिसके द्वारा हम मतलब कि उस अम्लों को मतलब डंक मारे उसके लहर को कम करने के लिए हम क्षारीय लगाते हैं, बेकिंग सोडा या कुछ ऐसे कुछ लगाते हैं जिससे का दर्द कम होता है, जिसके कारण जलन वाले दर्द पर अनुभव होता है। उदासीन के विकल्प देता है। न्यूटन साकिन पादप है जो जंगलों में पाई जाती है। ये छोड़ो। ये कुछ प्राकृतिक अम्ल है जैसे सिरका, संतरा, इमली, टमाटर। अम्ल। सिरका एक अम्ल है जिसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। प्राकृतिक स्रोत है दूध। दूध एक जिसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, मतलब कि सॉरी, सिरका एक एसिटिक अम्ल है। संतरा एक सिट्रिक अम्ल है। इमली एक टार्टरिक अम्ल है और टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल है। खट्टा दूध, दही लैक्टिक अम्ल है। नींबू सिट्रिक अम्ल है। चींटी का दंड मेथेनाइट अम्ल है। मेंढक का दंड मेथेनाइक अम्ल है। चींटी जो हमें डंक मारता है या जो भी डंक मारता है इसमें मेथेनाइक अम्ल होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। तो ये है अम्लों के बारे में। लवण के संबंध में अधिक जानकारी पिछले भाग में हमने पढ़ा था, ये है यहाँ से। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण के पीएच मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल दुर्लभ क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है, ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक दुर्लभ अम्ल के लवण से के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो ये क्षारीय होते हैं। साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से रसायन। आप जानते हैं कि डाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। जो हमारा नमक होता है ना, ये डाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम डाइऑक्साइड के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनता है। और भोजन के उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। कौन सा है? उदासीन लवण। जो हमारा नमक होता है उदासीन लवण। समुद्र जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृष्ठक किया जाता है। किसे? सोडियम क्लोराइड को पृष्ठक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निषेध होता है। बड़े आकार में यह क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने यह युग जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता। आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारी स्वतंत्रता संग्राम में नमक महत्वपूर्ण प्रतीक था? साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ है। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, बेसिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखें कि कैसे ये एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थों में होता है। सोडियम डाइऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये हमारा व्यंजक चूर्ण। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल के विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या है? OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्लोरोक्षार प्रक्रिया, क्योंकि इसे निर्मित उत्पाद क्लोरीन, क्लोर और सोडियम डाइऑक्साइड क्षार होते हैं। क्लोरीन क्लोर होता है और ये क्षार होते हैं।
और गैस एनोड एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्ति होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पादन उपयोगी होते हैं। ये छोड़ो, अब हम व्यंजन चूर्ण क्या आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत मतलब लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग व्यंजन चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना शुष्क बुझा मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजन चूर्ण का निर्माण होता है। व्यंजन चूर्ण को CaCl2 OH2 मतलब कि बुझा हुआ चूर्ण है। ये चूर्ण है क्यों दर्शाता है ये कि वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल है। बेकिंग सोडा है ये, बेकिंग सोडा धोने का सोडा। इस धोने का सोडा एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है, आप देख चुके हैं।